नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल आप लोगों ने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आज आप लोग मेरे साथ पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पाषाण काल। साथियों, ये एक प्रकार का पत्थरों का काल था और इस समय की जो जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं के माध्यम से इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस काल में प्यारे साथियों लिपि के साक्ष्य नहीं मिले थे और लिपि के साक्ष्य न मिलने के कारण ही इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल से पूर्व का काल माना जा सकता है। अर्थात इस काल को प्यारे साथियों प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस काल की ये काल साथियों पत्थरों का काल है या काल था, ठीक है साथी। और इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई जानकारी वह पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त हुई। प्यारे साथियों, इस काल में लिपि के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। लिपि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल से पूर्व का काल प्यारे साथियों माना जाता है। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको 3 काल बताए थे। एक तो था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें लिपि के साक्ष्य नहीं मिले थे और इसमें क्या था, लिपि के साक्ष्य मिले लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया, ठीक है साथी। इसमें लिपि के साक्ष्य मिले और उनको पढ़ा भी गया, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब लिपि के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए तो हमें कह सकते हैं कि इस काल को किस में रखा गया, प्रागैतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में भी लिपि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। प्यारे साथियों, पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एवं अन्य कई आधारों पर इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आखिर वो आधार कौन से हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है? तो देखते हैं कि वो आधार कौन से हैं। तो पुरातात्विक खुदाई से
जो वस्तुएं जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्यारे साथियों, आखिर वो आधार कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो उपकरण थे, उपकरणों की बनावट, उनके आकार, उनके प्रकार के आधार पर। दूसरी चीज, जलवायु परिवर्तन के आधार पर, और तीसरा, मानव के जीवन यापन के आधार पर, और चौथा, मानव के रहन सहन के आधार पर। अर्थात प्यारे साथी, उपकरणों की बनावट, तो पहले जो उपकरण होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के बनते थे। जो भी औजार थे बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। आकार काफ़ी बड़ा होता था, प्रकार वो एकदम खुरदरे होते थे। जलवायु परिवर्तन, प्यारे साथी, पहले के काल में हिमयुग था। क्या था? हिमयुग था। अर्थात जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी थी। कैसी थी? बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और ठंडी जलवायु होने के कारण कहीं न कहीं वो युग इन अन्य युगों से, यह युग एकदम अलग हो जाता है। इसी तरीके से मानव अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करता था, अपने जीवन का यापन किस तरीके से करता था, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करता था, उन सब चीज़ों के आधार पर भी इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसी तरीके से रहन सहन, धीरे धीरे मानव के जीवन पद्धति में बदलाव आया, और जैसे जैसे बदलाव आता चला गया, मानव अपनी शैलियों को बदलता चला गया। और कहीं न कहीं इस आधार पर भी क्या होता है साथी, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है साथी, आखिर वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पुरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। प्यारे साथियों, जो पुरा पाषाण काल है, इसका जो समय है ये इन दोनों कालों से ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि पुरा पाषाण काल में मानव ने अधिक जीवन व्यतीत किया। अर्थात मानव सबसे ज़्यादा समय तक इस काल में रहा। लेकिन प्यारे साथियों, इस काल में क्या था, जब सबसे ज़्यादा समय तक इस काल में रहा, लेकिन फिर भी मानव ने कृषि करना नहीं सीख पाया था। आखिर ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां थीं जो कि मानव ने कृषि करना नहीं सीख पाया? तो प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि पहले हिमयुग था, ठंडी जलवायु थी, चारों तरफ बर्फ थी। तो कहीं न कहीं वो जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी, कृषि के लिए अनुकूल नहीं थी, और इसीलिए मानव ने इसका विकास नहीं कर पाया। क्या था?
ठंडी जलवायु या इस काल में मानव ने कृषि करना नहीं सीख पाया क्योंकि उस समय जलवायु उपयुक्त नहीं थी या अनुकूल नहीं थी। ठीक है साथी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मानव ने क्या नहीं कर पाया, कृषि करना नहीं सीख पाया। तो इसे नोट कर लो फटाफट साथियों। तो साथी, जब मानव ने कृषि करना नहीं सीख पाया तो वो क्या करता था, पत्थर के औजार बनाता था और उनका प्रयोग शिकार करने में करता था, अपने भोजन को इकट्ठा करता था। अर्थात पहले के काल में मानव भोजन संग्राहक के रूप में देखा गया। क्या करता था, पत्थर के औजार बनाता था और शिकार करता था। अधिकांशतः अगर देखा जाए तो ये शिकार मछलियों का करता था, पक्षियों का करता था। ठीक है साथी। तो जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे होता चला गया। मानव जो औजार बनाता था उन औजारों में भी क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। तो इसी जलवायु परिवर्तन और औजार में क्रमिक रूप से हुए परिवर्तन ने भी पूरा पाषाण काल को प्यारे साथियों 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आरंभिक पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है साथी। अर्थात जलवायु परिवर्तन में जो जलवायु परिवर्तन हुआ, औजारों में जो क्रमिक परिवर्तन हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए पुरा पाषाण काल को इन 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है साथी। तो जो पुरा पाषाण काल है उस काल में मानव बहुत सारे विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। जैसे पुरा पाषाण काल में मानव विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। जैसे कुल्हाड़ी, चाकू। इसी तरीके से चाकू के ही प्रकार का एक दूसरा हथियार हुआ करता था जिसका नाम है चापर। और इसी तरीके का एक दूसरा हथियार था जिसे कहते हैं चापिंग। तो प्यारे साथियों, ये जो कुल्हाड़ी है, इसको हैंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडेक्स।
प्यारे साथियों, इसकी जो खोज हुई थी, अर्थात ये सर्वप्रथम जिसने प्राप्त की थी, सर्वप्रथम ये किसने प्राप्त की थी? रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था, हैंड एक्स को प्राप्त किया था, और कहाँ से प्राप्त किया था? ये पलवरम से, ठीक है साथी। और ये पलवरम कहाँ पर पड़ता है? ये मद्रास के पास है पलवरम। तो वहाँ से रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने क्या प्राप्त किया? हैंड एक्स प्राप्त किया था, ठीक है साथी। और एक चीज़ और बता दूं आपको यहीं कि जो पुरापाषाण काल है प्यारे साथियों, इस काल की जो जानकारी दी थी वो इन्होंने ही दी थी। किसने? रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने इन्होंने ही सर्वप्रथम पुरापाषाण काल की जानकारी दी थी, ठीक है साथियों। तो वहाँ से पलवरम से जो मद्रास के पास है, क्या प्राप्त किया गया था? कुल्हाड़ी। इसको हैंड एक्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से चाकू का भी प्रयोग पुरापाषाण काल के लोग करते थे। चापर और चापिंग, प्यारे साथियों, ये जो चापर है ये एक प्रकार का चाकू होता था। इसमें एक तरफ धार होती थी। क्या होती थी? धार होती थी। और इसमें दोनों तरफ धार होती थी, ठीक है साथी। और ये दोनों हथियार कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्यारे साथियों प्राप्त होते हैं सोहन नदी घाटी से। इस समय अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो सोहन नदी घाटी की लोकेशन इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। और इस सोहन नदी को प्यारे साथियों कहीं कहीं पर सोन नदी लिख रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में सोन नदी लिखा हुआ है, कहीं कहीं सोहन नदी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नदी सतलज की सहायक नदी है, ठीक है साथियों। तो कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? पलवरम से। चापिंग कहाँ से मिले? सोहन नदी घाटी से। और जो पुरापाषाण काल है इसकी जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है ये नोट हो गया होगा साथी। इसको एक चीज आप समझ लीजिए कि जो हैंडेक्स है, आप हैंडेक्स या कुल्हाड़ी इसको आप याद कैसे रखोगे कि ये पलवरम से मिली, ठीक। कैसे याद रखोगे साथी? एक चीज सोचो कि इसमें लास्ट में एक शब्द आया है रम का मतलब होता है एक शराब, एक विशेष प्रकार की शराब होती है। और जब शराब कोई आदमी पी लेता है तो अपने हैंड को इधर उधर चलाने लगता है, मतलब हर किसी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है,
तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लोगे कि रम पीकर जो व्यक्ति हैंड चलाने लगेगा, अर्थात पल्लवरम से क्या मिला होगा, हैंडेक्स मिला होगा। क्या मिला होगा साथी, हैंडेक्स मिला होगा। ठीक है। और जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय हैं, इन्होंने क्या किया था, पुरापाषाण काल की खोज की थी। इसको साथी कैसे याद रखोगे, आप सोचो कि पुरापाषाण काल में जो पत्थर होते थे प्यारे साथी, ये पत्थर कैसे होते थे, ये बड़े बड़े पत्थर होते थे। कैसे होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे। और जब बड़े पत्थरों को मानव उठा नहीं पाता था, शिकार करने के लिए नहीं जा पाता था, तो वो क्या करता था, फूट फूट कर रोने लगा या रोने लगता था। ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर लोगे कि पुरापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर थे, और बड़े बड़े पत्थर को जब वो उठा नहीं पाते थे तो फूट फूट कर रोने लगते थे। फूट फूट से आप रिलेट कर लोगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है बेलन नदी घाटी। क्या पड़ता है, बेलन नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी से उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी से, यहाँ पर बेलन नदी घाटी में ही एक स्थान पड़ता है प्यारे साथी, लोहदा नाला। यहाँ से एक मूर्ति मिलती है, वो मूर्ति है मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये मातृ देवी की प्रतिमा प्यारे साथी कहाँ से मिली है, लोहदा नाला से। और ये क्षेत्र कहाँ है, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। ठीक है। ये प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी, तो ये हड्डी की बनी थी। किसकी बनी थी, हड्डी की बनी थी साथियों। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोहदा नाला से जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, आखिर वो प्रतिमा किससे बनी थी। ऑप्शन होता है, तांबे की बनी थी, कांसे की बनी थी, पत्थर की बनी थी, या हड्डी की बनी थी, किसकी बनी थी। तो प्यारे साथियों, आप तुरंत बता देंगे किसकी बनी थी, हड्डी की बनी थी। ठीक है। और इस प्रतिमा को संप्रीति संग्रहालय कौशाम्बी में संरक्षित किया गया है। कहाँ पर संरक्षित किया गया, संप्रीति संग्रहालय कौशाम्बी में। ठीक है साथियों। इसी तरीके से जो एक स्थान है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ से भी साथी पुरापाषाण काल के कई साक्ष्य मिले हैं। तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चिरकी नेवासा। प्यारे साथियों, इस जगह से करीब 2000 से ज़्यादा पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है साथियों। महाराष्ट्र में ही एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है कोरेगांव। ठीक है। तो कोरेगांव में क्या है, यहाँ से प्यारे साथी मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे कि आप कभी भी इन चीज़ों को ना भूलो। आप देखते हैं कि लिखा है बेलन नदी घाटी। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि बेलन नदी घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। तो बेलन का मतलब है, आप सब लोग जानते होंगे बेलन,
बेलन हमारे आपके घरों में होता है, किचन में, जिससे रोटियां बेली जाती हैं। और रोटियां कौन बेलती हैं? माता जी। कौन बेलती हैं? माता जी। तो बेलन से माता जी को आप रिलेट कर लीजिए कि बेलन का संपर्क या संबंध किससे है? माता जी से है। तो बेलन नदी घाटी से क्या मिला होगा? मातृ देवी की प्रतिमा मिली होगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में ये कोरेगांव पड़ता है साथी। कोरेगांव से क्या मिला? मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले। तो इसको कैसे याद करोगे कि कोरेगांव, कोरेगांव का मतलब है, यहाँ से एक शब्द उठाते हैं कोरे। कोरे का मतलब होता है खाली, जहाँ कुछ ना हो, वीरान पड़ा हो। क्या हो? वीरान हो। तो कुछ लोग गए जब कोरेगांव में, तो देखा कि गांव एकदम वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी बस्ती नहीं है। अर्थात उन लोगों ने बस्तियों की चर्चा की। कहाँ पर जाकर? कोरेगांव में जाकर। क्या चर्चा की? कि यहाँ बस्तियाँ कहाँ हैं। बस्तियों की बातचीत होने लगी कि आखिर ये सारी बस्तियाँ कैसे उजड़ गई। तो आप याद रखोगे कि कोरेगांव में किसके साक्ष्य मिले थे? मानव बस्तियों के साक्ष्य। तो नोट कर लिया होगा साथियों। एक एक शब्द आप नोट करते चलिए और धैर्यपूर्वक मेरे साथ आप पढ़ते रहिए। यकीन मानिए, आप मेरे साथ जब पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न, इतिहास का प्रश्न, आपकी समझ से बाहर नहीं होगा, ये भरोसा करिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ नोट हो गया होगा। साथियों, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कोरेगांव से किसके साक्ष्य मिले हैं, आप तुरंत बता देंगे। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक स्थान है साथी, भीम बेटका। भीम बेटका, ये स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो खोज की थी, अर्थात इस स्थान की जो जानकारी दी थी, वो किसने दी थी? एक व्यक्ति हैं विष्णुधर वाकडकर। इन्होंने सर्वप्रथम इस स्थान की जानकारी दी थी। और प्यारे साथियों, इस स्थान पर क्या मिला था? चित्रकारी के साक्ष्य। चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साथियों, जब भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि पुरापाषाणकालीन लोग चित्रकारिता में माहिर थे। चित्रकारिता की उन्हें अच्छी जानकारी थी। साथियों, इस स्थान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। शामिल किया है। किस में शामिल किया? विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया है। ठीक है साथियों, याद कैसे रखोगे इसे कि भीमबेटका से चित्रकारिता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी याद करवा देते हैं। साथ ही एक वर्ड है, एक शब्द है यहाँ, भीम। क्या है? भीम। तो आप सब लोग जानते हैं कि भीम तो बड़े ताकतवर थे, है ना। और जब ताकतवर आदमी किसी के चेहरे पर अगर एक थप्पड़ मार देता है, तो बताओ साथी, उसके चेहरे का चित्र बदल जाता है। चित्र बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक ताकतवर आदमी ने चेहरे पर थप्पड़ मारा, चित्र बदल गया। और ताकतवर आदमी कौन है साथी? भीम है। तो इससे आप याद कर लोगे कि भीमबेटका से क्या मिला? चित्रकारिता के साक्ष्य मिले। और ये भी आपको कैसे याद रहेगा कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो ताकतवर लोग होते हैं
उनको हर व्यक्ति, हर आदमी पूछता है। तो ताकतवर व्यक्ति भीम थे और इसीलिए यूनेस्को ने भी इनको अपनी सूची में जगह दी है। ठीक है साथी, तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट हो गया होगा। तो साथियों, जैसे जैसे हिम युग खत्म हुआ, हिम युग समाप्त हुआ, उसी के साथ ये पुरापाषाण काल भी समाप्त होता चला गया। अर्थात हिम युग के साथ धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका भी पतन होता चला गया और हिम युग समाप्त होने के बाद तापमान में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई और जब तापमान में वृद्धि हुई तो बरसात हुई और जब बरसात हुई तो जीवों और वनस्पतियों में बदलाव आया। विभिन्न प्रकार की जीवधारी पैदा हुए, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों ने जन्म लिया और इसी तरीके से इन बदलावों ने पाषाणकालीन युग में एक मध्यकालीन चरण की शुरुआत की और प्यारे साथियों, उस मध्यकालीन चरण को मध्य पाषाण युग के नाम से जाना गया। क्या हुआ? मध्य पाषाण काल शुरू हो गया। ठीक है साथी, अर्थात जलवायु में परिवर्तन हो गया, तापमान में बढ़ोतरी हो गई, बरसात होने लगी, घास के मैदान उगने लगे, जीवधारियों में परिवर्तन होने लगा, मानव की जीवन शैली बदलने लगी। तो क्या होने लगा प्यारे साथियों? जब घास के मैदान चारों तरफ होने लगे तो मानव ने पशु पालन करना भी सीख लिया। इस काल में मानव शिकारी तो था ही, शिकारी तो था ही, लेकिन साथ साथ क्या होता है, मानव ने पशुपालन करना भी सीख लिया। क्या सीख लिया? पशुपालन भी सीख लिया। ठीक है साथी, और जब मानव ने पशुपालन करना सीख लिया तो क्या होता है कि लोग इनसे खाद्यान्न प्राप्त करने लगे। लोगों ने कहीं न कहीं कृषि की भी शुरुआत कर दी। ठीक है साथियों, कृषि भी करने लगे। कृषि की धीरे धीरे शुरुआती चरण उत्पन्न होने लगे। मानव ने पशुपालन करना सीख लिया। ठीक है, और ये जो मध्य पाषाण काल है, इसकी जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी साथी? C.L. कार्लाइल महोदय ने। ठीक है साथियों, किसने जानकारी दी थी? C.L. कार्लाइल महोदय ने। ठीक है, तो इसको साथी आप याद कैसे रखोगे कि C.L. कार्लाइल कैसे याद रखोगे? साथियों, हमने अभी आपको बताया कि जो पुरापाषाण काल था उस काल में पत्थर बड़े बड़े होते थे और जब मध्य पाषाण काल जो है, इसमें पत्थर के औजार थे छोटे होने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, याद करने के लिए आप ये समझ लो कि भाई पत्थर के औजार जब छोटे हो गए थे तो क्या हो गया था? वो हल्के हो गए होंगे। तो क्या हुआ कि मानव ने इस पत्थर को उठाया और शिकार करने के लिए अब चला गया, और शिकार करने के लिए जब गया तो वहां से शिकार कर लाया। क्या कर लाया? शिकार कर लाया। तो कर लाया। ठीक इस तरीके से आप समझ लीजिए, कर लायल। ठीक, पत्थर जब हल्का हो गया तो मानव शिकार कर लाया। तो पत्थर हल्का कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? कार्लाइल महोदय ने। ठीक है साथी, तो आगे बढ़ते हैं।
जो मानव ने इस युग में पशुपालन करना सीखा, इसके साक्ष्य प्यारे साथियों राजस्थान में एक जगह पड़ती है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बागौर। बागौर, बागौर से कुछ जंगली पशुओं और पालतू पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से साथी? बागौर से। तो बागौर से क्या मिला? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगली पशु और पालतू पशुओं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपको स्थान दे दिए जाएंगे, लोधा नाला से, कालीबंगन से, या पलवरम से, या फिर कोई दूसरा स्थान दे दिया जाएगा और उसी में एक नाम होगा बागौर। तो आपको ये याद रहना चाहिए साथियों कि बागौर से क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ये चीज़ आप कैसे याद रखोगे, थोड़ा देख लेते हैं। आपको हमेशा याद रहेगा बागौर। बागौर जो शब्द है, यहाँ से हमने उठाया बाघ को, बाघ। तो प्यारे साथियों आप सब लोग जानते हैं कि बाघ में बहुत सारे जंगली जानवर रहते ना, जंगली जानवर रहते हैं बाघ में। बाघ में लोग जो है अपने पशुओं को, पालतू पशुओं को सानी चारा खिला के बाग में बांध देते हैं जाके। तो पालतू पशुओं को बांधते हैं, अर्थात बाघ से संबंध जंगली जानवरों का भी है और पालतू जानवरों का भी है। ठीक है साथी? तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि बागौर से क्या क्या मिला? जंगली जानवरों के साक्ष्य और पालतू पशुओं के साक्ष्य। ठीक है साथियों, याद कर लीजिए इसको फटाफट और इसको नोट कर लीजिए। एक एक चीज़ आप नोट करते जाइए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और स्थान है प्यारे साथी जिसका नाम है आदमगढ़। ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्यारे साथियों यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक बागौर और दूसरा आदमगढ़। ठीक है, कुछ और भी मध्य पाषाण कालीन स्थान हैं जहाँ से कुछ प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो देख लेते हैं उनको भी। जैसे एक स्थान है लघनांज, दूसरा है सराय नाहर, तीसरा दमदमा, चौथा है मोरहाना, पांचवा वधीखोर, लेह खाइया, चौपानी मांडो, टेरी समूह, ये तमिलनाडु में पड़ता है। साथियों लघनांज से क्या मिला है? यहाँ से 14 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर से प्यारे दोस्तों स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले। दमदमा से प्यारे साथियों 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले।
इसी तरीके से मोरहाना, बदहीखोर और लेखाइया, इन तीनों जगहों से प्यारे साथियों क्या मिला है? चित्रकारिता के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो, यहाँ से प्यारे साथियों मृदभांड के साक्ष्य मिले। टेरी समूह, यहाँ से क्या मिला? बेधनी और खुरचनी के साक्ष्य मिले। लघनांज से 14 मानव शवाधान, सरायनाहर से स्तंभ गर्तों के साक्ष्य, दमदमा से 41 मानव शवाधान के साक्ष्य, मोरहाना, बदहीखोर, लेखाइया से चित्रकारिता के साक्ष्य और चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य, टेरी समूह से वेधनी और खुरचनी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। तो इन्हें साथियों आप कैसे याद रखोगे कि आप जीवन में इन्हें भुला ना सको? तो देख लेते हैं, आपको साथी हम याद करवा ही देते हैं कि आप भी जीवन में इन्हें ना भूल सको। तो देखते हैं। लघनांज साथी, यहाँ से हमने ये शब्द उठाए लघ, या इसको लिख सकते हैं लंघनांज। ठीक है, लंघ का मतलब होता है लंघना का मतलब होता है किसी चीज़ के पार निकल जाना। ठीक, तो कहा जाता है कि मानव की डेड बॉडी रखी है, इसको लंघना नहीं है, इसके पार नहीं जाना है, इसको लंघना नहीं है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर दीजिए कि लंघना, हम भी किसको नहीं लंघेंगे? सबको नहीं लंघेंगे। ठीक, सबके पार नहीं जाना है। ठीक, तो क्या मिला है यहाँ से? 41 मानव शवाधान, 14 मानव शवाधान के साक्ष्य। अब सरायनाहर से, भाई सराय का मतलब क्या होता है? जहाँ ठहरने की जगह हो। जब ठहरने की जगह नहर के किनारे, नहर का मतलब एक नहर, ठीक, नहर के किनारे अगर आप ठहरने की जगह को बनाते हैं तो सीधी सी बात है, वो तो वहाँ ठहरने की जगह बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी ना साथी, मजबूत बनानी पड़ेगी। अगर हम मजबूत नहीं बनाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी और वो ठहरने की जगह एकदम ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए साथियों क्या किया जाता है, वहाँ पर स्तंभ लगा करके वहाँ ठहरने की जगह बहुत मजबूत तरीके से बनाई जाती है, अर्थात पिलर बनाए जाते हैं। ठीक है साथी, तो यहाँ से आप याद रखोगे कि सरायनाहर में हमने क्या बनाया था? स्तंभ बनाए थे। दमदमा, भाई दम निकल जाएगा, तो जिस चीज़ का दम निकल जाएगा तो वो किस में तब्दील हो जाएगी? सब में तब्दील हो जाएगी। किस में? सब में। तो दमदमा से क्या मिला? शवाधान के साक्ष्य। मोरहाना, बदहीखोर, लेखाइया, प्यारे साथी मोरहाना, मोर को हन डाला का मतलब मार डाला। ठीक, मोर को हन डाला, ठीक, मार डाला। बध, किसी चीज़ का आप वध कर दोगे, अर्थात हत्या कर दी। मोर है, इधर मोर हो गया, इधर वध यानी हत्या। लेह लद्दाख में हमारे जो फौजी भाई रहते हैं, हमेशा खतरा रहता है, जो है दुश्मन देश हमेशा अटैक करते रहते हैं। तो लेह लद्दाख में जो हमारे फौजी लोग हैं, और जब कभी भी दुर्भाग्यवश कोई फौजी भाई हमारा शहीद हो जाता है तो उसके चित्र को हम दिल में बसाए रहते हैं ना। किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाए तो हम लोग हमेशा उसको याद करते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी था और पता नहीं किस आदमी ने इसकी हत्या कर दी है, बहुत गलत किया है। तो जिसकी हत्या हो जाती है उसके भी चित्र को हम अपने दिल में बसाए रहते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो जब ये राष्ट्रीय पक्षी है तो इसका तो चित्र हमेशा हमारे दिल में रहता है। ठीक, तो इन तीनों जगहों से प्यारे साथी क्या मिला है? चित्रकारिता के क्या मिले हैं? साक्ष्य। चौपानी मांडो, यहाँ से हमने एक शब्द को उठाया पानी, और पानी हमेशा साथी जो पुरापाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन जो लोग होते थे वो पानी को किस में रखते थे? एक मिट्टी के बर्तन में रखा करते थे। मिट्टी के बर्तन का मतलब हुआ मृदभांड। किस में? मृदभांड में। ठीक है,
टेरी समूह से क्या मिला? वेधनी और खुरचनी। तो टेरी समूह, टेरी का मतलब हमने इसको जोड़ा टेर से, टेर लगाना का मतलब जब कोई व्यक्ति मिलता नहीं है तो उसकी टेर पड़ती है, टेर लगाई जाती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो मिल नहीं रहा था, अर्थात मिल नहीं रहा था यानी तमिलनाडु, तो इससे जोड़ दो कि ये तमिलनाडु में है, ठीक, क्योंकि ये मिल नहीं रहा था। और जब टेर लगाई और वो मिल गया तो बहुत सारे उस समूह में लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, जब वो मिल गया तो उसको वेध दिया। क्या कर दिया? वेध दिया का मतलब उसको चाकुओं से गोद देते हैं, वेध देते हैं, ठीक है। तो वेध दिया और उसके पूरे शरीर को खुरच डाला। क्या कर डाला? खुरच डाला। तो इससे प्यारे साथी आप याद रखेंगे और आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। नोट्स ना बनाई हो तो प्यारे साथियों नोट्स ज़रूर बना लीजिए। और क्लास अच्छी लगी होगी आशा करते हैं। साथियों कल जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें ठीक कर ली गई थी, तो संभवतः इसमें आवाज़ ठीक होगी। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।